Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च। यूनिट्स नंबर 2। हाँ, यूनिट 2 है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स एंड रिसर्च। सही है। एथिक्स एंड रिसर्च। एथिक्स तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, आई थिंक नर्सिंग एथिक्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन आप नर्सिंग में और फिर रिसर्च में हम एथिक्स को क्यों डिस्कस करते हैं। सही है। पहले हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स है क्या। सही है। तो एथिक्स आप लोगों को पता है कि एथिक्स का क्या मतलब है जी। एथिक्स सिंपली यू कैन से कि दिस इज द कम्युनिटी या द ग्रुप कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज फेयर, व्हाट इज अनफेयर, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज अनलीगल, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक काम करते हो ना, तो आप कहते हो कि मैं ये काम कर लो या नहीं करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये काम करूंगा तो ये ठीक है या गलत है। सही है। किसी को गाली देना ये ठीक है या गलत है, किसी को धोखा देना ये ठीक है या गलत है। ठीक है। किसी को कत्ल करना ये ठीक है या गलत है, स्मोकिंग करना ये ठीक है या गलत है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना ये ठीक है या गलत है। ये आपको कौन बताते हैं? एथिक्स। एथिक्स से ही आपको पता चलता है कि ये काम मैं कर लूँ, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर ये बहुत सारे लोगों की कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, ज़्यादा लोगों की कॉन्सेप्ट हो, कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट हो, सोसाइटी की कॉन्सेप्ट हो, एक ग्रुप की कॉन्सेप्ट हो, इस क्लास की कॉन्सेप्ट हो, तो उसको हम एथिक्स कहेंगे। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हो कि ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ गलत है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? मोरल कहते हैं। हमने कहा था ना पहले एथिक्स में हमने डिस्कस किया था कि मोरल इज इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड एथिक्स इज अ ग्रुप कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही है। अगर एक इंडिविजुअल कहता है कि स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये क्या है? मोरल है, बिकॉज ओनली वन पर्सन, ये उसकी कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? सो दिस इज एथिक्स। क्लियर। अब रिसर्च में एथिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, ये कहाँ से एथिक्स जो है रिसर्च में इंक्लूड हुआ और क्यों इंक्लूड हुआ। सही है। पहले एथिक्स देख, हम रिसर्च को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एथिकल रिसर्च और एक को हम कहते हैं अनएथिकल रिसर्च। सही है। एथिकल एंड अनएथिकल रिसर्च। देख, हर इंस्टीट्यूट में इंटरनल एक बोर्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी? हाँ, एथिकल रिव्यू बोर्ड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ERB। एथिकल रिव्यू बोर्ड। जब भी आप रिसर्च करते हैं ना, जिस यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल हम KMU से एफिलिएटेड हैं, तो जो INS वाले होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस या IHS वाले होते हैं, वो जब भी रिसर्च करते हैं तो KMU के अपने एक, अगर हम INS की बात करें तो उसका अपना एक एथिकल रिव्यू बोर्ड है। आप सबसे पहले जो है अपनी रिसर्च को उनके पास सबमिट करते हैं और वो देखते हैं कि आया दिस रिसर्च इज एथिकल और अनएथिकल। अगर रिसर्च एथिकल है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं और उसमें ये जो है इंश्योर करते हैं कि आपकी जो रिसर्च है दिस इज एथिकल और आप उसके ऊपर स्टडी मजीद जो है आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च अनएथिकल है तो फिर उसी टाइम वो रिजेक्ट की जाते हैं या उसमें आपको रिवीजन के लिए जो है कमेंट्स दी जाते हैं कि इसमें ये पॉइंट जो है दिस इज अनएथिकल, लिहाजा आप उसको ठीक कर ले। सही है। तो हर इंस्टीट्यूट के अपने एथिकल रिव्यू बोर्ड होते हैं। तो आप जब भी स्टडीज करते हैं तो एथिकल रिव्यू बोर्ड ये डिसाइड करते हैं कि योर रिसर्च इज एथिकल
और अनएथिकल। एथिकल रिसर्च कौन से होंगे, कौन से होंगे? एथिकल रिसर्च में मोस्टली 3 चीज़ें हम कवर करते हैं, ठीक है, जो एथिकल प्रिंसिपल के हैं। पहला क्या है? रेस्पेक्ट फॉर पर्सन। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन का मतलब ये है कि वो स्टडी जिसमें आप ऑटोनॉमी देते हैं अपने पार्टिसिपेंट को, मतलब आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी स्टडी में शामिल नहीं करते, ठीक है, आप उसको एक ऑटोनॉमी देते हैं, एक चॉइस देते हैं, उससे हम इन्फॉर्म कंसेंट ले लेते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन के कौन कौन से उसके मज़ीद कंपोनेंट है, सही है। और दूसरा क्या है कि इसमें हम रिस्क बेनिफिट का असेसमेंट करते हैं। क्या? रिस्क बेनिफिट असेसमेंट। एक तो कंसेंट हो गया एथिकल में कि कंसेंट इसमें हो, दूसरा क्या है? रिस्क और बेनिफिट असेसमेंट, और तीसरा क्या है? प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। ये तो सारे ह्यूमन राइट में आते हैं। आप सिंपली अगर एक वर्ड में आप उसको डिफाइन करना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, मतलब वो रिसर्च जिसमें आप ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो दिस इज एथिकल रिसर्च, अगर आप एक वर्ड में उसको बयान करना चाहे, ठीक है। लेकिन इसमें एक और है कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट, रिसर्च सब्जेक्ट, ठीक है। आपकी जो रिसर्च है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने पार्टिसिपेंट को देते हैं तो वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। उसमें कोई डिसेप्शन ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई गलत इंफॉर्मेशन ना हो, कोई मनगढ़ंत इंफॉर्मेशन ना हो, कोई मिसलीडिंग ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज एथिकल। या अगर ऐसी स्टडी जो कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हो, क्या हो? कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हो। अगर एज अमेल आप डिलीवरी केसेस को अटेंड करना चाहिए हमारी सोसाइटी में, सो दिस इज एथिकल। अनएथिकल आप यहाँ भी नहीं कर सकते, सही है। तो मतलब जो कम्युनिटी है उसको एक्सेप्टेबल हो। और अनएथिकल रिसर्च वो है जिसमें साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो। क्या हो? साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो। फॉर एग्जांपल आप इसमें प्लेजरिज्म करते हो, सो दिस इज अनएथिकल। आप इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो वो गलत हो, दिस इज अनएथिकल। या आपने पार्टिसिपेंट से कुछ बात आप जो है उसको हाइड रखते हो, छुपाते हो, उसको क्लियरली आप नहीं बताते, तो दिस इज अनएथिकल। ऐसी रिसर्च जिसमें रिस्क से बेनिफिट से रिस्क ज्यादा हो, सो दिस इज अनएथिकल। ऐसी रिसर्च जिसमें आपकी पार्टिसिपेंट को हार्म जो है उस हार्म होने के मतलब चांसेस हो, इंजर होने की चांसेस हो, इवन कि उसके डेथ हो सकते हो, दिस इज अनएथिकल रिसर्च। अगर आप उसके जो डेटा कलेक्शन है वो नहीं करते और अपने आप से डेटा फिट करते हो, दिस इज अनएथिकल। आप जो उसके डेटा है या उसके जो रिजल्ट है उसमें मैनिपुलेशन करते हो, दिस इज अनएथिकल रिसर्च, ठीक है। तो अनएथिकल रिसर्च वो है जिसमें कोई कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट हो। ये अगर आप किसी पेशेंट से कंसेंट नहीं लेते, उसकी मर्जी के बगैर आप उससे डेटा कलेक्ट करते हो, दिस इज अनएथिकल। रिस्क ज्यादा है, अनएथिकल। फेयर ट्रीटमेंट नहीं देते, रेंडमाइजेशन नहीं करते, अपनी मर्जी से कुछ लोगों को कंट्रोल ग्रुप में रखते हैं और कुछ को जो है मतलब केस ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखते हो, दिस इज अनएथिकल, सही है। तो अनएथिकल और एथिकल में यही डिफरेंस है। अब जो एथिक्स है ना, ये मतलब क्यों इंक्लूड किया गया नर्सिंग रिसर्च में, व्हाई? लाइट्स, हाँ, ठीक है, क्यों उसमें इंक्लूड किया गया? कुछ आइडिया है किसी को? नहीं, मतलब ऐसे क्या हुआ था कि ये ज़रूरत आई कि नहीं, बस जो रिसर्च है उसमें एथिक्स होनी चाहिए। देख, कुछ एक्सपेरिमेंट हो गए थे ऐसे, ठीक है, जिसमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया था बल्कि ह्यूमन राइट को वायलेट किया गया था। फॉर एग्जाम्पल इसमें से कौन कौन सी थी? एक उसमें था नाजी एक्सपेरिमेंट। नाजी एक्सपेरिमेंट जो है ये कुछ जर्मन फिजिशियन थे, कुछ जर्मन फिजिशियन थे, और उसने ये किया था
कि जो पार्टिसिपेंट है, जो स्टडी पार्टिसिपेंट हैं, उसको वो एक्सपोज कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे हाई एटीट्यूड को। किस चीज़ को? हाई एटीट्यूड को, मतलब हाइट पे लेकर जाते थे और फिर वहाँ से वो फेंकते थे और देखते थे कि मतलब कितने हाइट से जो है एक मतलब ह्यूमन या किसी इंडिविजुअल को अगर आप गिराओगे तो वो जिंदा रह सकते या नहीं। इसके अलावा वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को एक्सप्लोर करते थे, मतलब कि कितने हाई टेम्परेचर में एक इंडिविजुअल जिंदा रह सकते हैं और कितने लो टेम्परेचर में एक इंडिविजुअल जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के नाम पे उसने जो है ना थाउजेंड ऑफ पीपल को उसने मरवाया था। ठीक है, तो उसमें जो बेनिफिशेंट्स है या नॉन बेनिफिशेंट्स है या जस्टिस है, जितने भी एथिकल प्रिंसिपल है, सबको वायलेट किया गया था। ठीक है, क्योंकि वो उसका अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप देख लें तो उसमें डायरेक्टली जो आपके पार्टिसिपेंट है उसको हार्म हो सकते हैं ना। नाजी एक्सपेरिमेंटल या नाजी मेडिकल एक्सपीरियंस का नाम भी उसको दिया गया था। सही है, उसमें क्या करते थे कि हाई एटीट्यूड और हाई टेम्परेचर को एक्सपोज किया जाता था, मतलब जो उसके पार्टिसिपेंट है, और उसमें से उसके जो पार्टिसिपेंट है उससे कंसेंट भी नहीं लेते थे। अगर आपसे कंसेंट लेंगे कि मैं आपको हाई टेम्परेचर या हाई एटीट्यूड को आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आप उसको कंसेंट देंगे? नहीं देंगे ना। तो मतलब उसके जो पार्टिसिपेंट है उससे कंसेंट भी नहीं लिया जाता था। और इस एक्सपेरिमेंट के नाम पे उसने बहुत सारे लोगों को क्या किया था? मरवाया था। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, इसके अलावा एक तो नाजी मेडिकल एक्सपीरियंस की वजह से, जो नाजी एक्सपेरिमेंट भी उसको कहते हैं, जिसमें जर्मन फिजिशियन थे और वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर वो रिसर्च करते थे, उसको एक्सपोज करते थे, एक्सप्लोर करते थे हाई एटीट्यूड एंड हाई टेम्परेचर को, और उसमें देखते थे कि कितने टेम्परेचर में एक इंडिविजुअल जिंदा रह सकते हैं विदाउट टेकिंग द कंसेंट। दूसरा, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट थे? दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है ना उसको कहते थे टस्केगी सिफिलिस स्टडी। टस्केगी सिफिलिस स्टडीज, इसमें क्या करते थे? ये स्टडी कहाँ पे हुआ था और इसका मेन मकसद क्या था? देख, इसमें आप देख सकते हैं ना, सिफिलिस। सिफिलिस एक डिजीज है, आप लोगों को पता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में ये करते थे, इसमें खसूसन जो अफ्रीकन और जो ब्लैक पीपल हैं उसको इसमें शामिल किया गया था। तकरीबन 400 मैन जो है उसमें शामिल किया गया था स्टडी में। उसका मकसद ये था ना कि वो ये देखना चाहते थे कि अगर हम सिफिलिस डिजीज को अनट्रीटेड रखें, मतलब हम इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट न करें, तो किस तरह ये डिजीज उसमें प्रोग्रेस होते हैं। मतलब हिस्ट्री, अब क्या कहते हैं कि किस तरह एक डिजीज जो है स्प्रेड होता है, किस तरह उसकी इंक्यूबेशन पीरियड और फिर ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये देखना चाहते थे अनट्रीटेड सिफिलिस में कि किस तरह उसमें प्रोग्रेशन होते हैं। तो क्या करते थे? वो दो ग्रुप बनाते थे, एक ग्रुप कंट्रोल और एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको तो कुछ नहीं देते थे, क्योंकि उसके ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उसको प्लेसेबो और ये चीज़ें मिलती थी। बल्कि उसके जो पार्टिसिपेंट है उसको ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट जो है ये आपको फ्री में ये मेडिसिन दे रही है, यानी आपकी जो ट्रीटमेंट हो रही है ना ये फ्री में हो रही है, आपसे कोई कास्ट जो है वो नहीं ली जाती। तो जो पार्टिसिपेंट है वो तो ऑलरेडी खुश थे कि मतलब हमें जो ट्रीटमेंट है वो मिल रहा है, हालांकि उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। और इसमें ये था ना कि अगर जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, मतलब जो अनट्रीटेड रखते थे ना, उसमें मॉर्टेलिटी रेट जो है वो ट्वाइस था, मतलब ज़्यादा। अगर एक जो है वो उसकी वजह से मर रहा था जो केस के ग्रुप में से, तो 2 जो है वो एक्सपेरिमेंटल से मर रहे थे। ठीक है, और इसमें ये था कि इवन एंड दैट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि पेंसिलिन जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था सिफिलिस में, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। लेकिन इसके बावजूद पेंसिलिन जो है उनको नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनका मकसद ये था कि उसको अनट्रीटेड रखा जाए ताकि पता चले कि मतलब किस तरह
एक डिजीज़ जो है उसमें प्रोग्रेशन होते हैं। और उसमें मैंने आपको कहा कि इसमें मेन चीज़ क्या था, हालांकि उससे इन्फॉर्म किया गया था कि आपको सिफिलिस डिजीज़ है, लेकिन इसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन उसको दी जाती थी कि मतलब आपको सही ट्रीटमेंट मिल रही है और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रही है, कोई कास्ट उसमें नहीं है। ठीक है। तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट हो गया था, इसको कहते हैं वैल्यू ब्रोक स्टडी। क्या? वैल्यू ब्रोक स्टडी। जी, इसमें क्या करते थे? वैल्यू ब्रोक स्टडी में क्या करते थे जी? हेपेटाइटिस। इसमें ये था ना कि उस टाइम ये जो स्टडी है ना, ये तकरीबन 1932 से स्टार्ट हुआ था और 1972 तक ये स्टडी कंटिन्यू थी। ठीक है, ये वाला स्टडी। अब जो वैल्यू ब्रोक स्टडी है उसमें क्या था? हेपेटाइटिस। क्योंकि उस टाइम जो मोस्ट चैलेंजेस इशू था ना, वो क्या था? हेपेटाइटिस। और ये स्टडी कब स्टार्ट हुई थी? 1955 से लेकर 1970 तक। ठीक है, ये स्टडी स्टार्ट हुई थी 1955 में, स्टार्ट हुई थी 1970 तक। उस टाइम जो स्कूल चिल्ड्रन थे खसूसन, उसमें हेपेटाइटिस बहुत बड़ा इशू था। तो उसने क्या काम किया कि वो, आप कह सकते हैं कि वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए, वैक्सीन किस तरह तैयार की जाती है ना, आपको पता है उसमें एक्टिव है, पेसियो है, टॉक्सिक है, ठीक है, मुख्तलिफ वैक्सीन है। तो वो जब भी आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना किसी डिजीज़ को, तो इस डिजीज़ के अगेंस्ट आप में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। फिर इस एंटीबॉडीज़ को निकाल लेते हैं और वैक्सीन के तौर पर वो किसी और उसमें इंजेक्ट करते हैं और वो वैक्सीन की काम करते हैं, मतलब उस इंडिविजुअल को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वैक्सीन बनाने के लिए उसने क्या किया कि जितने भी मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड थे, ऐसे चाइल्ड जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं ना स्कूल एज में, उनको क्या करते थे कि जानबूझकर उसको हेपेटाइटिस उसको करवाते थे, मतलब इन्फेक्ट करवाती थी उसको, ताकि उसको हेपेटाइटिस हो। और जब उसको हेपेटाइटिस होती थी तो फिर उससे जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो एंटीबॉडीज है, उसको निकाल लेते थे और फिर किसी दूसरे को लगाते थे, मतलब फॉर द वैक्सीन पर्पज। तो उसमें भी तकरीबन मोर देन 700 जो रिटायर्ड स्टूडेंट है, मेंटल रिटायर्ड स्टूडेंट, उसको इन्फेक्ट किया गया था। तो दिस इज अनएथिकल, क्योंकि आप जानबूझकर किसी को इन्फेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि दिस इज अनएथिकल। रिसर्च में हमेशा आपकी जो पार्टिसिपेंट है उसकी ह्यूमन राइट को अपनी प्रोटेक्ट करना है। उसमें नॉन बेनिफिसेंस है, बेनिफिसेंस है, मतलब आपकी रिसर्च की मेन पर्पज़ ये होंगे कि आप अपने जो पार्टिसिपेंट है उसको बेनिफिट दे रहे, हार्म नहीं। लेकिन इसमें तो आप हार्म दे रहे। हालांकि उसमें से कुछ जो पेरेंट है उससे कंसेंट भी लिया गया था, ठीक है, उससे कंसेंट लिया गया था, लेकिन उसमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मतलब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी। सही है। वैल्यू ब्रोक स्टडी ये हेपेटाइटिस के ऊपर किया गया था। मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली जो मेंटली रिटायर्ड या डिसेबल जो चाइल्ड थी उसको इन्फेक्ट किया जाता था विद हेपेटाइटिस जानबूझकर, ताकि उसमें एंटीबॉडीज़ पैदा हो और वो एंटीबॉडीज़ को फिर वो बाद में यूज़ करते थे फॉर द पर्पज ऑफ वैक्सीन। तो दिस स्टडी वाज आल्सो अनएथिकल, क्योंकि आप किसी को हार्म नहीं दे सकते। इसके अलावा एक और स्टडीज हुई थी, उसको कहते हैं क्रोनिक डिजीज स्टडीज, जीविश क्रोनिक डिजीज स्टडी। इसमें क्या था? हॉस्पिटल में ये स्टडी हुआ था, तो इसीलिए उसको डिजीज हॉस्पिटल स्टडीज भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, किसी को पता है? जीविश, हाँ, ये 1963 में हुआ था। यस, 1963 में ये स्टडी हुआ था। इसमें तकरीबन कितने 20 ऑलमोस्ट 20 ओल्ड एज वाले ऐसे पेशेंट थे, उसको जानबूझकर उसमें क्या करते थे, उसको तो खैर लीवर कैंसर के लिए उसने वो किया था। उसमें ये करते थे कि जो कैंसर सेल है ना, कैंसर सेल, वो एक हेल्थी इंडिविजुअल में
इंजेक्ट करते थे, एक हेल्थी इंडिविजुअल में कैंसर सेल को इंजेक्ट करते थे, और वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि अगर किसी हेल्थी इंडिविजुअल में आप कैंसर सेल को इंजेक्ट करें तो उसमें उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, आया वो सेल को डैमेज करेगा या जो डैमेज सेल है उसको रिपेयर करेगा। मतलब ये है कि जानबूझकर, और ये स्टडी जो है ये 1963 में हुआ था। इसमें 20 मैंने आपको कहा कि जो एल्डरली पेशेंट है उसको किया गया था, और उसमें किस चीज़ का किया गया था पता है, लीवर कैंसर के लिए। मतलब जो कैंसर सेल है उसको इंजेक्ट करते थे वो 20 जो हेल्थी इंडिविजुअल थी उसमें। लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं ये तो अनएथिकल है तो फिर इस स्टडी को रोका गया था। सही है, तो ये एक्सपेरिमेंट, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को देख ले, इससे पहले रिसर्च में एथिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब ये हो गए ना, जिस तरह ये पहले से ये भी एक जर्नलिस्ट था, फिर उसने रिपोर्ट दी, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से रिपोर्ट दी। जब लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़े तो वो प्रोटेस्ट के लिए निकल आए। जब प्रोटेस्ट के लिए निकल आए तो ये स्टडी फिर रोक गई। हालांकि ये स्टडी कितने साल चली थी, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 40 साल ये स्टडी चली थी। ठीक है, और अगर प्रोटेस्ट ना होते तो पता नहीं कब तक चलती। तो फिर जब ये सारे इंसिडेंट हुए ना, फिर कुछ लोग बैठ गए जो रिसर्च को डील करते हैं, और उसने कहा कि नहीं ये तो अनएथिकल है। मतलब ऐसी स्टडीज़ आप नहीं कर सकते जिसमें आप किसी की जान ले या किसी को आप डैमेज करें या किसी को आप हार्म पहुंचाएं। तो इसके लिए उसने फिर एथिक्स के ऊपर काम शुरू किया, और सबसे पहले 1949 में उसने कोड दी। क्या दी? कोड। और उस कोड को क्या कहते हैं? लेकिन कौन से कोड आप एथिक्स? नोरेम्बर्ग, ये फर्स्ट कोड है, नोरेम्बर्ग कोड ऑफ एथिक्स। क्लियर? इसमें तकरीबन 10 पॉइंट्स थी। अब आपको तो हिस्ट्री समझ आ गई ना, मतलब कि ये क्यों जरूरत पड़ी एथिक्स की, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गए जो अनएथिकल थे। सही। देख, रिसर्च में एक चीज आप याद रखें कि रिसर्चर जब भी रिसर्च करते हैं ना तो वो अपने बेनिफिट के लिए कभी भी नहीं करेगा। वो हमेशा उसका जो बेनिफिट है वो सोसाइटी को होगा। किसको होगा? सोसाइटी को। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप देख ले तो सोसाइटी को कौन सा ऐसा रिसर्च चाहिए जो फॉर स्टडी, इससे और भी स्टडी है लेकिन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बनाने हैं ना, कि मतलब ये एथिक्स कोड और इस चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़े। सही है। तो 1949 में फर्स्ट टाइम ये कोड डेवलप हुई, एथिकल कोड, और उसको क्या कहते हैं? नोरेम्बर्ग कोड। ये तकरीबन 10 पॉइंट थी इसमें। कितने? 10 पॉइंट। पहला पॉइंट इसमें क्या था? इन्फॉर्म कंसेंट। मतलब ये है ना कि कोई भी स्टडी विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट आप नहीं कर सकते। कोई भी स्टडी विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट आप नहीं कर सकते। और इन्फॉर्म कंसेंट में कौन सा कंसेंट पता है? रिटन इन्फॉर्म कंसेंट। रिटन जी, इन्फॉर्म कंसेंट, एक तो रिटन इन्फॉर्म कंसेंट हो और दूसरा वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसेंट हो। ठीक है, इन्फॉर्म का मतलब क्या है कि आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और रिटन ये है कि आप रिटन में उससे दे रहे हो और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर रहते हो कि हाँ, उसमें आप सारी चीजें बता देते हो। आगे हम डिस्कस करेंगे कि मतलब इन्फॉर्म कंसेंट में आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सही है। और वॉलंटरी का मतलब ये है कि आप उससे जबरदस्त नहीं, उसमें आप चॉइस देते हो उसको कि मेरी ये स्टडी है, ये इनकी टाइटल है, ये इसके पर्पस है, ये इसके रिस्क, पॉसिबल रिस्क है, ये इसके बेनिफिट है। ठीक है, इतने टाइम के लिए मैं स्टडी करूंगा। आप जब भी चाहे तो आप उसको छोड़ सकते हैं, या आप जो भी आपके अगर कंफ्यूजन है, इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप एंड में आप उसको फिर चॉइस देते हैं कि अगर आप अपनी मर्जी से इस स्टडी में शामिल होना चाहते हैं सो यू कैन, और एंड में फिर वो साइन कर देते हैं कि हाँ
मैं उसमें स्टडी में शामिल होना चाहता हूँ। यानी जब भी आप क्वेश्चन एयर को फिल करोगे, हर क्वेश्चन एयर के साथ इन्फॉर्म कंसेंट होते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट होते हैं, इसके बाद क्वेश्चन एयर होते हैं। आपके जो पार्टिसिपेंट है वो सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट को पढ़ते हैं, अगर वो एग्री है तो फिर वो क्वेश्चन एयर को फिल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इन्फॉर्म कंसेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए जो गलत हो, ठीक है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, अदरवाइज क्योंकि आपकी स्टडी फिर मिसकंडक्ट में आ जाएंगे, मतलब इट विल बी अनएथिकल रिसर्च फिर। सही है। दूसरा क्या था, पहला कोट तो ये था कि मतलब आप जो है आपकी जो स्टडी पार्टिसिपेंट है उससे आप इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे विदाउट उसकी परमिशन। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है परमिशन, इजाजत लेना, उसकी परमिशन के बगैर आप कोई भी स्टडी नहीं कर सकते। दूसरा ये था कि आपकी जो स्टडी की बेनिफिट है ना वो सोसाइटी को होनी चाहिए, ठीक है, बेनिफिट फॉर सोसाइटी। ये लंबी लंबी कोड है लेकिन ये इसकी मेन समरी है, ठीक है। आपकी जो सोसाइटी है ना उसको आपकी रिसर्च की बेनिफिट उसको हो, सही है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए स्टडी करना चाह रहे हो। क्लियर। तीसरा कोड क्या है कि आप कोई भी स्टडी डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर नहीं कर सकते। डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर आप कोई भी स्टडी नहीं कर सकते। आपकी जो स्टडी है वो पहले टेस्ट होनी चाहिए ऑन एनिमल। एनिमल पे आप पहले टेस्ट कर ले, अगर एनिमल को कोई मतलब नहीं दे रही कोई हार्म तो फिर जो है इसके बाद आप ह्यूमन पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट ऑन एनिमल जी बिफोर टेस्टिंग ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब जब भी आप किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसके ऊपर होनी चाहिए, एनिमल के ऊपर होनी चाहिए। मतलब डायरेक्टली आप उसके ऊपर नहीं, क्यों, क्योंकि आप जो बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो और जो हार्म है उसको आप क्या करना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो जी। इसके अलावा 4 नंबर क्या है कि अवॉइड करना है आपने क्या, अननेसेसरी फिजिकल हार्म हो, मेंटल हार्म हो, इमोशनल हो, जो भी हो, लेकिन अननेसेसरी जितने भी चांसेस हैं ऑफ द हार्म आपने उसको अवॉइड करना है। अननेसेसरी हार्म, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, जो भी है, लेकिन आपने उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। सही है। अगर कोई ऐसी रिसर्च हो जिससे ये चांसेस हो कि आपकी जो इंडिविजुअल हैं उसको हार्म हो सकते हैं, उसको इंजरी हो सकते हैं या इवन कि उसकी डेथ हो सकते हैं, तो आपने उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। आपने ऐसी रिसर्च को कंडक्ट नहीं करना है। क्लियर। तो ऐसी रिसर्च जो पॉसिबली हार्म करे या डिसेबल करे या डेथ को काज करे, सो द रिसर्चर शुड नॉट बी कंडक्ट दिस रिसर्च। अगर आपको पता है, आपके पार्टिसिपेंट को पता नहीं है, लेकिन आपको है कि मेरी इस रिसर्च की वजह से उसको ये हार्म हो सकते हैं, उसकी चांसेस है, मतलब रिस्क ज्यादा है बेनिफिट से, आप उस रिसर्च को कंडक्ट नहीं करोगे। इसके अलावा क्या करना है कि आपकी जो रिस्क है ना, इसमें आपने रिस्क बेनिफिट असेसमेंट करने हैं। असेसमेंट, अगर आपके रिस्क ज्यादा है बेनिफिट से फिर आप रिसर्च नहीं करोगे, अगर आपकी बेनिफिट ज्यादा है रिस्क से तो फिर आप रिसर्च करोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि रिसर्च बेनिफिट असेसमेंट करेंगे। अगर रिस्क ज्यादा है तो फिर आप रिसर्च नहीं करोगे, अगर बेनिफिट ज्यादा है so then you will do research. क्लियर। 7 नंबर क्या है कि आप तो रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च आप कर रहे हो ना,
लेकिन फिर भी चांसेस है कि उसको कुछ ना कुछ हार्म हो, इंजरी हो सकती है, उसको कुछ ना कुछ हार्म हो सकते हैं ना। तो आप पहले से ऐसी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हो कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हार्म हो भी जाए ना, आप उसको टाइमली मैनेज कर सकें। ठीक है, सो फैसिलिटीज फॉर मैनेजमेंट द हार्म, फैसिलिटीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी हार्म। ठीक है, कोई भी हार्म अगर है तो आपके पास फैसिलिटीज हो कि आप उसको मैनेज करें। 8 नंबर पे क्या है कि एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहते हो तो एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते हैं जिसके पास फुली नॉलेज हो अबाउट एक्सपेरिमेंट। अगर मैं किसी केमिकल के एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ और मैं अब में से कोई स्टूडेंट को उठा दूँ कि आप कर लो, और उसको पता ही नहीं है कि ये है क्या, ये केमिकल कौन से केमिकल है, ठीक है, किस तरह उस कौन से अमाउंट में उसको मिक्स करने हैं, तो फिर ये हम कर सकते हैं ना या नहीं कर सकते हैं जी। तो जब भी एक्सपेरिमेंट शैल बी कंडक्टेड बाय द साइंटिफिकली क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जी शुड बी जी conducted by scientifically qualified person। ठीक है, मतलब वो पर्सन करेंगे जो क्या हो, क्वालिफाइड हो। एक और कौन से हैं, आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और रिसर्च के बीच में पहले कोई हार्म की कोई चांसेस नहीं थी कि मतलब आपके पार्टिसिपेंट को हार्म हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च के बीच में आपने 1 साल 2 साल अपनी रिसर्च की, काफ़ी पैसे भी आपने खर्च की, काफ़ी मेहनत भी आपने की, लेकिन एंड में आपको पता चला या बीच में आपको पता चला कि अगर इससे आगे मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूं तो मेरे जो पार्टिसिपेंट है उसको हार्म हो सकते हैं। लेकिन आप इसीलिए नहीं छुपाओगे कि क्योंकि मैंने इस पर इतने खर्चा किया हुआ है, इतना टाइम मैंने वेस्ट की है, अब मैं यहाँ पे आके अपनी स्टडी को कैसे रोक लूँ। ठीक है, बस छोड़ो, पार्टिसिपेंट को कुछ नहीं बताना है, आगे देखेंगे क्या होता है, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको पता चले ड्यूरिंग स्टडी एनी टाइम, जब भी आपको पता चले कि मेरी स्टडी की कंटिन्यूटी से आगे जो है पेशेंट को हार्म हो सकते हैं मेरे पार्टिसिपेंट को, उस टाइम अपनी स्टडी को क्या करना है, स्टॉप करने हैं। ठीक है, तो आप स्टॉप करोगे स्टडी एनी स्टेज पे, ऐसा नहीं है कि स्टॉप द स्टडी इन एनी स्टेज if you recognize there is harm, ठीक है, फॉर माई पार्टिसिपेंट। जब भी आपको पता चला चाहे किसी भी स्टेज पे हो कि इससे आगे अगर मैं स्टडी को कंटिन्यू रखूं तो मेरे पार्टिसिपेंट को हार्म हो सकते हैं, अपनी स्टडी को रोक देनी है। और 10 नंबर लास्ट कोड क्या था, 10 नंबर कोड में ये था कि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं कैन विड्रॉ एनी टाइम विदाउट एनी रीज़न एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो जब चाहे स्टडी से अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, 2 साल आपने मैंने आपके ऊपर मेहनत की, आप कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। नहीं, ये उसकी मर्जी है, और कंसेंट फॉर्म में हम उसको ये ही जो है लिख कर देते हैं कि एनी टाइम विदाउट टेलिंग एनी रीज़न यू कैन विड्रॉ। ठीक है, सो योर पार्टिसिपेंट जो है can withdraw any time from the study। ठीक है, मतलब जब भी आपके पार्टिसिपेंट चाहे वो विड्रॉ कर सकते हैं, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो ये 10 कोड्स जो है उसने दिए थे 1949 में, सही है, ये उसको कहते हैं नोरेम्बर्ग एथिकल कोड। ये स्लाइड में है, हालांकि उसमें कुछ और तरीके से है, लेकिन मकसद इनका यही है
कि आप जो है पेशेंट से परमिशन लोगे, विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट आप नहीं कर सकते। आपकी स्टडी की बेनिफिट सोसाइटी को होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने लिए आप कर रहे हो। सबसे पहले आप जो है एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करें, एनिमल के बाद जो है आप ह्यूमन भी कर सकते हैं। अननेसेसरी हार्म को, इंजरी या डेथ को आपने अवॉइड करना है। पॉसिबल अगर कोई हार्म है, कोई भी मतलब हार्ट डिसेबिलिटी या डेथ की चांसेस है, आप इस स्टडी को नहीं करोगे। रिस्क बेनिफिट असेसमेंट करोगे, अगर रिस्क ज़्यादा है तो आप इस स्टडी को नहीं करोगे। इसी तरह अगर कोई भी मतलब हार्म हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हो ताकि आप उसको टाइमली उसको मैनेज कर सकें। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट ऐसे क्वालिफाइड पर्सन से आपने करवाने हैं जो उसके बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन हो। और इसके अलावा कि किसी भी स्टेज, किसी भी टाइम, जब भी आपको पता चले कि अगर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूं और मेरे पार्टिसिपेंट को हार्म हो सकते हैं, तो अपनी स्टडी को उसी टाइम स्टॉप करने हैं और आपके पार्टिसिपेंट जब भी चाहे तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है कोड। तो ये उसने ये कोड दी। मतलब अगर आप नॉजी एक्सपेरिमेंट को देख ले, अगर नॉजी एक्सपेरिमेंट में इन्फॉर्म कंसेंट लिया गया था, नहीं लिया गया था, उसमें उसकी स्टडी का बेनिफिट सोसाइटी को था, नहीं था ना। सोसाइटी को उससे क्या फायदा, सोसाइटी के लिए तो नुकसान था। ठीक है, उसने ये अपनी जो स्टडी है पहले एनिमल पे टेस्ट किया था, नहीं किया था, वो तो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर गए थे। ठीक है, इसी तरह अननेसेसरी हार्म उसमें था या नहीं था, था ना, क्योंकि ये जाहिर बात है, आपको मैं छत के ऊपर लेकर जाता हूँ, मैं छत से आपको नीचे गिराता हूँ, तो चांसेस है या नहीं है कि मतलब आप मर भी सकते हो आपकी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। उसने कौन से ऐसी फैसिलिटीज रखी थी कि अगर खुदा ना खास्ता उसको हार्म हो जाए तो मैं क्या करूँगा, कोई ऐसी फैसिलिटीज थी उसके पास। उसने पार्टिसिपेंट को ये दिया था ये चॉइस कि आप किसी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं दिया था ना। उसको तो ऑलरेडी पता था कि मेरी स्टडी जो है उससे पार्टिसिपेंट को हार्म है, क्या उसने स्टॉप किया था। ठीक है, तो मतलब ये कोड्स इन जो अनएथिकल स्टडीज है उसके लिए ये कोड डेवलप हुए। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें मिस था, इस कोड में एक चीज मिस था। वो क्या था पता है? उसमें एक चीज मिस था। उसने तो एथिकल और अनएथिकल के बारे में तो चलो उसने बात की, लेकिन क्या मिस था कि ये रिसर्च थेरेपेटिक रिसर्च है या अन थेरेपेटिक रिसर्च है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, दूसरा क्या था उसमें, उसकी अगर हम बात करें, हाँ, कि इसमें सारी चीजें जो है ना वो रिसर्चर को दी थी। सेल्फ रेगुलेशन था कि आप खुद उसको रेगुलेट करें, आप खुद असेस करें अपनी स्टडी को कि ये चीज़ें ना हो। तो जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं इन चीज़ों को एब्यूज़ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं इसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। सही है कि हाँ मैंने किया था, बस टिक टिक कर दिया, बाद में मुझे पता चला, मुझे क्या पता था कि मतलब मेरी स्टडी से पहले तो ऐसा नहीं था कि उससे हार्म होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ थी, तो इसीलिए फिर एक और जो है डेवलप हुआ एथिकल, और उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ, हाँ नहीं, डिक्लेरेशन ऑफ अलमाता तो आप उसमें पढ़ेंगे, लीडरशिप और मैनेजमेंट में पढ़ेंगे मेरे ख्याल में। नाउ हाँ, हेलसिंकी, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। इसमें क्या था डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी? हाँ क्या था इसमें? इसमें क्या था? हमने बात की ना कि थेरेपेटिक एंड नॉन थेरेपेटिक थी, थेरेपेटिक एंड नॉन थेरेपेटिक। ठीक है, सो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी जो है ये बाद में डेवलप हुआ था, ये तकरीबन 1964 में, आई थिंक 1964 में ये डिक्लेरेशन आई थी। और जो नवंबर कोड थी वो कब थी? 1949 में। तो मतलब ये है कि उसने ये बाद में दी थी, और इसका मेन मकसद क्या था कि उसने क्लियरली डिफरेंशिएट किया था कि व्हाट इज थेरेपेटिक रिसर्च एंड व्हाट इज अन थेरेपेटिक रिसर्च।
और थेरेपेटिक रिसर्च कौन से हैं? इन दोनों के बीच उसने डिप्रिशिएशन के बताया था। डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी ने क्या बताया था कि व्हाट इज अ थेरेपेटिक रिसर्च एंड व्हाट इज अ नॉन थेरेपेटिक रिसर्च, और ये कब दिया था? 1960। हाँ, देख, थेरेपेटिक रिसर्च वो रिसर्च है ना जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप होते हैं, उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट मिले। उसको क्या मिले? ट्रीटमेंट मिले। थेरेपेटिक में जो आपके एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई न्यू मेडिसिन उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई भी है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिल रहे हैं। तो थेरेपेटिक जो रिसर्च होते हैं ना, उसमें डायरेक्टली बेनिफिट किसको होते हैं? पेशेंट को होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको थेरेपेटिक रिसर्च कहते हैं। मतलब आपकी जो पार्टिसिपेंट है, जो ग्रुप पार्टिसिपेंट है, दो ग्रुप बनाते हैं ना, एक केस और एक ग्रुप एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट में आप मेडिसिन देते हो और केस में आप प्लेसेबो देते हो, और फिर दोनों को कंबाइन करते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंजेक्शन के ऊपर, पेनिसिलिन के ऊपर आप कर रहे हैं, तो थेरेपेटिक रिसर्च में जो आपके एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उसको पेनिसिलिन इंजेक्शन मिलेंगे, और जो आपकी केस है उसको नहीं मिलेंगे। तो थेरेपेटिक वो है जिसमें डायरेक्टली जो एक्सपेरिमेंट की जाती है वो किसके ऊपर की जाती है? आपकी पार्टिसिपेंट, और उसको ट्रीटमेंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ट्रीटमेंट। आप उसकी इफेक्टिवनेस को देखना चाहते हैं ना, तो उससे डायरेक्टली बेनिफिट किसको होंगे? पेशेंट को होंगे। और नॉन थेरेपेटिक ये है जिसमें आपके जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको डायरेक्टली आप ट्रीटमेंट नहीं देते। क्या करते? नहीं देते। आप कुछ न्यू नॉलेज जनरेट करना चाहते हैं कि मतलब हो, तो उसमें डायरेक्टली तो पेशेंट को उसका बेनिफिट नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में सोसाइटी को उसका बेनिफिट है, क्योंकि उससे आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है, जो नॉलेज आई है आपके पास, उस नॉलेज को आप फिर फर्दर यूज कर सकते हैं इन अ फ्यूचर। क्लियर? तो दो चीजें आपने याद रखने हैं कि थेरेपेटिक में डायरेक्टली जो बेनिफिट होंगे आपके पार्टिसिपेंट को होंगे, और जो नॉन थेरेपेटिक है उसमें डायरेक्टली तो उसको बेनिफिट नहीं होंगे, लेकिन इन अ फ्यूचर जो है फिर सोसाइटी को उसके बेनिफिट होंगे। क्लियर? क्लियर या नहीं? ठीक है, तो ये दो टाइप, ये किसने बताया था? डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी। यहां तक क्लियर है कि मतलब कौन कौन से कोड डेवलप हुए थे और क्या डेवलप हुई थी। अब जो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है ना, उसने कुछ चीजें कही थी। क्या कही थी? क्योंकि हम कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं ना, उसने ये कहा था ना, तीन चीजों के ऊपर उसने बहुत ज्यादा फोकस किया था। यानी जो एथिकल प्रिंसिपल है उसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा फोकस था कि जो भी रिसर्च आप करते हैं ना, उसमें तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, कि आपकी जो पर्सन है वो, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन का मतलब क्या है कि आप उसको जी और सर और ये कहें। रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन ये है कि आप उसको एक ऑटोनॉमस बॉडी समझें, आप उसको एक ह्यूमन बीइंग समझें, आप उसको ऑटोनॉमी दें, आप उसको चॉइस दें। ठीक है, रिस्पेक्ट तो ये है ना कि मैं आपको कहूँ चलो ठीक है आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे आप कर ले, ये रिस्पेक्ट है। सही, रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टिसिपेंट आ जाए तो आप खड़े हो जाए, ठीक है, आप उसको अच्छी चेयर वो करें, प्रोवाइड करें। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन का मतलब ये है कि आप उसको एक ह्यूमन बीइंग समझें, आप उसको अथॉरिटी दे दें, आप उसको ऑटोनॉमी दे दें, आप उसकी जो डिसीजन है आप उसके रिस्पेक्ट करें, आप उसको वैल्यू दे दें। सही है, तो उसको कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन आते हैं, जिसमें इन्फॉर्म कंसेंट आते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि आप वो खुद अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करें। ठीक है, अपने बारे में खुद फैसला करें, आप उसके फैसले ना करें, आप खुद वो डिसीजन करें कि मुझे इस स्टडी में शामिल होना है या नहीं होना है, मुझे ये ट्रीटमेंट लेने हैं या नहीं लेने हैं, मुझे ये सर्जरी करने हैं या नहीं करने हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ डिटर्मिनेशन। वो खुद डिटरमाइन करे अपने बारे में, उसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। वो खुद फैसला करे कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम नहीं करना है।
और इन्फॉर्म कंसेंट, मैंने आपको कहा कि इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब सिंपल यू कैन से दिस इज द परमिशन, आप उससे परमिशन लेना चाहते हो। इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होगी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्टडी, आपकी स्टडी है क्या, उसकी टाइटल क्या है। सेकंड वन इज पर्पस ऑफ योर स्टडी, आप ये स्टडी क्यों करते हो, इसकी पर्पस क्या है। तीसरा पार्टिसिपेंट, कौन आपके पार्टिसिपेंट होंगे, किसके ऊपर आप स्टडी करेंगे, कहाँ पे आप स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपने उसमें क्या देने हैं कि अगर कोई पॉसिबल रिस्क है तो आपने उसको क्लियरली डिफाइन करना है कि इससे ये पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने इंश्योर करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और एक प्राइवेसी है, दो चीजें होती है ना, एक हम कहते हैं जैसे प्राइवेसी और एक कॉन्फिडेंशियलिटी, उसमें क्या फर्क है। एक प्राइवेसी हमेशा आप इंप्लीमेंट करते हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी की असेसमेंट करना चाहता हूं, मैं उसको कवर करता हूं, दिस इज प्राइवेसी, ठीक है। दांपना, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर इंप्लीमेंट करना। कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा हम डेटा के ऊपर करते हैं, आपने मुझे कोई बात बता दी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। और मैंने आपसे फॉर एग्जांपल असेसमेंट के दौरान मैंने आपसे वीडियो की, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, जैसे प्राइवेसी, क्योंकि मैं आपके ऊपर करता हूं। लेकिन डेटा को जब आप हाइड करते हो, जैसे द कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में फिर एक कॉन्फिडेंशियलिटी है और एक एनोनिमिटी है। एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या फर्क है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि अगर इस क्लास में कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आबिद है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं उसका एरिया की कहाँ से उसका ताल्लुक है ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, मतलब ऐसी मोटी मोटी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। एनोनिमिटी का मतलब ये है ना कि मैं ऐसा कोई इशारा भी नहीं दूंगा जिससे आपको पता चले। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो लास्ट क्लास हमने लिया था, मेरी जो राइट साइड पे फर्स्ट रो में जो बंदा बैठा था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मतलब मैंने तो उसका नाम नहीं बताया, मैंने उसकी शक्ल के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको कुछ ना कुछ वो दी ना, हैंड्स दी कि कौन है। या मैं कहूँ ना कि वो बंदा जिसने मुझे कॉल की थी, उसके एंड में ये, इसके एंड में जो है ना 35 आते हैं उसके मोबाइल नंबर में, आप हो सकते हैं वो मोबाइल नंबर आपके पास सेफ हो। या मैं कहता हूँ ना वो पर्सन जिसकी दाढ़ी थी, बड़ी सी दाढ़ी है, सुर वगैरह, ठीक है। तो मतलब ये है कि एनोनिमिटी में आप कोई ऐसे इशारा भी नहीं दोगे, कोई ऐसी चीज भी नहीं बताओगे जिससे आप उस पार्टिसिपेंट तक कोई पहुंचे, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि आपने उसकी, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और वो नहीं चाहते कि उसकी डायग्नोज सबके साथ सामने एक्सपोज हो, आप नहीं बताओगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, हाँ, अगर वो आपसे कहे कि मेरी ये इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं तो देन इट्स ओके, अदरवाइज आप उसकी बात किसी दूसरे से नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फीमेल पेशेंट आए हैं और वो है डोमेस्टिक वायलेंस के साथ है, उसने आपको सारी कहानी बता दी कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे रोज़ मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आप डायरेक्टली उसके हस्बैंड को बुला लेते हो, आप अपनी बीवी को क्यों मारते हो, उसने मुझे ये कहा, मुझे उसने मुझे वो कहा। तो आपने तो उसको और भी रेस्ट पे डाल दिया कि अच्छा आप मेरे घर की बातें जो है ना बाहर बताते हो आप, तो और भी उसके लिए हार्म की जो है चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मतलब ये है कि कुछ प्रिंसिपल है, जब भी आप कुछ स्टडी करोगे ना तो उसमें कुछ प्रिंसिपल है, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन है, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, बेसिक एथिकल प्रिंसिपल। वैसे एथिकल प्रिंसिपल बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं कम है, लेकिन जो बेसिक की हम बात कर रहे हैं, बेसिक एथिकल प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 है। हालांकि आप लोगों की स्लाइड में कितने डिस्कस हुए, 3, लेकिन कितने हैं, 4 है। एक कौन है, एक है रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, इसका नाम क्या है, ऑटोनोमी।
इसको ऑटोनॉमी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, बेनिफिसेंस। तीसरा कौन सा है जी, इसमें नहीं है, नॉन मिलेफिसेंस, लेकिन इसमें नहीं है, आपकी स्लाइड में नहीं है। और फोर कौन सा है, जस्टिस। ये बेसिक प्रिंसिपल है, एक एक प्रिंसिपल को अभी हम डिस्कस करेंगे, सही है। ऑटोनॉमी और रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन को ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोनॉमी और रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन में दो चीजें हैं। रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन में दो चीजें हैं। पहले क्या है, इनफॉर्म कंसेंट है, और दूसरा क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब जो इन्फॉर्म कंसेंट है, एक तो ये वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें कोई कोरेशन नहीं होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, ठीक है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी कि नहीं बस आपने करने हैं, कोई ज़बरदस्ती इसके ऊपर नहीं होगी। दूसरा क्या है कि रिटन कंसेंट होनी चाहिए रिटन फॉर्म में, और इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें आपकी जो स्टडी है उसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है, कि स्टडी है क्या, उसकी टाइटल क्या है, उसकी पर्पस क्या है, पॉसिबल रिस्क क्या है, पॉसिबल बेनिफिट क्या है, और इसके अलावा आपने उसको एनी टाइम जो है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। यू हैव फुल चॉइस, आइदर यू वांट टू पार्टिसिपेट और नॉट। और एंड में हम उसको ऑफर देते हैं कि इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन सो ओपनली यू कैन आस्क, हम मुझसे पूछते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको वहाँ पे क्लोज करते हैं, नहीं, आप उसमें बता देते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। सेल्फ डिटर्मिनेशन में मैंने आपको कहा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपने आपको डिटरमाइन करना, कि मतलब आपने उसको ये अथॉरिटी देना कि आपकी मर्जी है, आप ये काम करना चाहते हैं सो यू कैन डू, अगर नहीं करना चाहते तो आप नहीं। ऑटोनॉमी आप उसको देते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस का मतलब क्या है, डू नॉट हार्म। क्या, डू नॉट हार्म। इसका मतलब ये है ना कि आप जब भी स्टडी करते हो तो आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकता हूँ अपने पार्टिसिपेंट को मैं दे दूँ, और जितना मैं हार्म को मिनिमाइज कर सकता हूँ मैं मिनिमाइज करूँ, ठीक है। तो मतलब आपकी स्टडी का मेन पर्पस ये हो कि आपकी स्टडी से बेनिफिट किसको होंगे, सोसाइटी को। हमने नोरेम्बर्ग कोड में ये पढ़ा था ना कि आपकी स्टडी का मेन मकसद क्या हो, कि बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। तो इसमें आप कोशिश करते हैं कि आप काम करें, लेकिन यहाँ पे कभी कभार जो है ना कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। कन्फ्लिक्ट क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, और वो पेशेंट कहते हैं उसको इसके इंजेक्शन की ज़रूरत है, उसको कार्डिक अरेस्ट हुआ है, ठीक है, कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे PCI है नहीं, एंजियोग्राफी की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपके पास क्या रह जाते हैं हमारे यहाँ, सिर्फ इसके इंजेक्शन। अब अगर आप पेशेंट को इसके इंजेक्शन लगाओगे तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट सर्वाइव कर सके, अगर नहीं लगाओगे तो चांसेस है कि वो एक्सपायर हो सके। लेकिन पेशेंट कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं लगानी है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी कह रही है, जो हमने सेल्फ रिस्पेक्ट पर पर्सन की हमने बात की ना, कि उसकी मर्जी है, वो चाहे तो लगा ले, नहीं चाहे तो नहीं लगा, आप ज़बरदस्ती तो नहीं लगा सकते ना। लेकिन बेनिफिशिएंट कह रहे हैं कि नहीं आपने लगाने हैं, क्योंकि आप बेनिफिट पहुंचा रहे हो ना पेशेंट को। अगर आप नहीं लगाओगे तो पेशेंट को हार्म होगा, और बेनिफिशिएंट का मतलब क्या है कि डू नॉट हार्म, आपने तो पेशेंट को हार्म नहीं देना है ना। लेकिन पेशेंट नहीं लगा रहे हैं इसके इंजेक्शन तो पेशेंट को हार्म होगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो बेनिफिशिएंट को वायलेट करोगे, अगर आप लगाओगे तो ऑटोनॉमी को वायलेट करोगे, तो कन्फ्लिक्ट आ गए ना। आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पेशेंट है, ठीक है, और उसको कोई भी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल उसको केबेज की ज़रूरत है, ओपन हार्ट सर्जरी की, लेकिन पेशेंट डिनाई कर रहे कि नहीं मुझे ये सर्जरी नहीं करनी है। तो ऑटोनॉमी तो कह रहे ठीक है उसकी मर्जी है, अब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, उसके परमिशन के बगैर आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है, तो ठीक है आप नहीं लगाओ। लेकिन बेनिफिशिएंट कह रहे कि डू नॉट हार्म,
कि आप पेशेंट को हार्म नहीं दोगे। लेकिन अगर आप पेशेंट की केबेज नहीं करवाओगे सो पेशेंट विल बी एक्सपायर, तो मतलब आप उसको हार्म दे रहे हो। तो दोनों, अगर आप नहीं करोगे सर्जरी तो बेनिफिशियन वायलेट होगा, अगर आप करोगे सर्जरी तो ऑटोनॉमी वायलेट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? एज अ नर्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, दोनों, क्योंकि आपको तो एथिकल, बेसिक एथिकल प्रिंसिपल के बारे में पता है जी। हाँ, आप इस सिचुएशन में ऑटोनॉमी को आप वायलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका मेन मकसद है बेनिफिसेंस, आपने पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑटोनॉमी को आप वायलेट कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं? कौन कौन सी सिचुएशन है? न्यूनेट, अगर एक पेशेंट है न्यूनेट, 28 दिन से कम उसका उम्र है, फॉर एग्जांपल, इवन की चाइल्ड के लिए भी हम वायलेट, चाइल्ड के लिए फिर उसके पेरेंट्स से हम लेते हैं या उसके जो गार्डियन है उससे हम लेते हैं। आप उससे किस तरह ले सकते हैं? या फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट वोमेन है, आपके पास एक प्रेग्नेंट वोमेन आई और वो कह रही मुझे एबॉर्शन करने हैं। क्यों करने हैं? भाई मेरी मर्जी है, न उसको मेडिकल कोई इशू है, न मेडिकली उसको कोई किसी डॉक्टर ने एडवाइस की है, लेकिन फीमेल कह रहे मेरी मर्जी है, मैं एबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। तो आप करोगे? नहीं करोगे ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑटोनॉमी को वायलेट कर सकते हो। मेंटली रिटायर्ड पर्सन, अगर कोई पर्सन है मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, तो उसकी जगह या तो आप उसकी कोई अगर है कोई रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव, आप उससे ले लें, अगर नहीं है तो आप उसको वायलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, रास्ते में कोई इंसिडेंट हो गई या कुछ और हॉस्पिटल उसको पहुंचाया गया है 11-22 ने, ठीक है, अब उसके साथ कोई है नहीं, पेशेंट अनकॉन्शियस सिचुएशन में है, पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, एक उससे जो है इससे ब्लीडिंग भी हो रही है, तो इन डेट टाइम आप कंसेंट के पीछे भागोगे कि मुझे उससे कंसेंट लेने हैं क्योंकि उसकी ऑटोनॉमी चेक करने हैं, आप उसी टाइम उसको वायलेट कर सकते हैं। सीवियर इमरजेंसी सिचुएशन में आप ऑटोनॉमी को वायलेट कर सकते हैं। चिल्ड्रन में आप इन ऑटोनॉमी उसके पेरेंट्स से लोगे, लेस देन 18 ईयर की जो होते हैं, पाकिस्तान के अगर हम बात करें, जब तक आपकी कार्ड नहीं बनते उसको हम चाइल्ड कहते हैं, तो उसमें आप ऑटोनॉमी को वायलेट कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप ऑटोनॉमी को वायलेट कर सकते हैं। और मैंने कहा कि जब कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाए बिटवीन द बेनिफिसेंस एंड ऑटोनॉमी, तो उसी सिचुएशन में भी आप ऑटोनॉमी को वायलेट कर सकते हैं। नॉन मेलेफिसेंस चूंकि आपकी स्लाइड में है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी जो पेशेंट है, आपकी जो स्टडीज है, उससे आपके पेशेंट को हार्म ना हो। नॉन मेलेफिसेंस का मतलब है कि आपने पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है। आप उसको भी देख ले, बेनिफिसेंस का मतलब है डू नॉट हार्म, और नॉन मेलेफिसेंस का मतलब है कि आपने हार्म नहीं देना है। तो क्या फर्क हो गया उसमें जी? देख, नॉन मेलेफिसेंस में आपने इंश्योर ये करना है कि उसमें हार्म हो ही नहीं आपकी स्टडी में, और इसमें बेनिफिसेंस में आप हार्म को क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन आप 100% खत्म तो नहीं कर सकते। बेनिफिसेंस में आपकी कोशिश होगी कि बेनिफिट ज्यादा हो रेस्ट से, 100% आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते। बेनिफिशिएंट यानी बेनिफिट ज्यादा हो रेस्ट से। और नॉन मेलेफिसेंस में आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी स्टडी से हार्म हो नहीं, ऐसी स्टडी आपने नहीं करनी है जिससे आपकी पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को हार्म हो। जस्टिस का मतलब क्या है? आप उसको, पेशेंट को आप किस तरह इंसाफ दे सकते हो? आप कोई जज तो नहीं हो या वकील तो नहीं हो कि आप उसके लिए लड़ाई करो, किस तरह आप उसको इंसाफ दे सकते हो? जस्टिस का मतलब क्या है? फेयर ट्रीटमेंट, राइट ऑफ फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। देख, जस्टिस ये नर्सिंग में बहुत ज्यादा वायलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसके एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, 2 टाइप के पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब पेशेंट होते हैं, अननोन पेशेंट होते हैं, ठीक है, कोई उसको नहीं जानते, हम आसानी से उसको कह सकते हैं हमारे पास बेड खाली नहीं है, आप पेशावर चले जाइए। कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो MNA की हो, MPA या MS की कोई रिलेटिव हो या कुछ, उसके लिए जो है ना, हम किसी दूसरे पेशेंट को भी पेशावर को रेफर कर सकते हैं और उसके लिए हम बेड को खाली करते हैं। दिस इज नॉट जस्टिस, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करते हो
स्टडी पार्टिसिपेंट को, दो ग्रुप आप बनाते हो ना, एक आपके पास कंट्रोल ग्रुप है और एक आपके पास केस ग्रुप है। तो अगर आप अपनी मर्जी से डिवाइड करते हो कि ये कंट्रोल ग्रुप में जाए और ये केस ग्रुप में जाए, तो ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि आपने दोनों को इक्वल चांसेस देने हैं। हमने प्रोबेबिलिटी की बात की ना, आपने जो आपके इंडिविजुअल है, आपके जो पार्टिसिपेंट है, उसको इक्वल चांस देने हैं कि वो या सेलेक्ट हो जाए कंट्रोल में और या केस में, लेकिन इक्वल चांस आपने प्रोवाइड करने हैं दोनों को। क्लियर? तो जस्टिस का मतलब ये है कि जब भी आप सिलेक्शन करोगे पार्टिसिपेंट, इट शुड बी ऑन द बेस ऑफ रेंडमाइजेशन। आप उसमें रेंडमाइजेशन करें, दोनों को आप फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। ऐसा ना हो कि आप एक को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो और दूसरे को जो उससे पहले कि हमने बात की, ठीक है, उसी तरह आप उसको अनट्रीटेड छोड़ दे, ऐसा नहीं है। सही है? तो इसको कहते हैं जस्टिस। ये अपने क्या करने हैं? इंश्योर करने हैं। इसको कहते हैं बेसिक एथिकल प्रिंसिपल। जब भी आप रिसर्च करोगे अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? कोई क्वेश्चन? जी, आप एथिकल प्रिंसिपल को किस तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो? जब भी आप स्टडी करते हो तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है? आप एक चीज और कि मिसकंडक्ट क्या है रिसर्च में, अगर हम साइंटिफिक मिसकंडक्ट की बात करें, मिसकंडक्ट क्या है? हाँ जी, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब क्या है? फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब क्या है? जो हम कहते हैं ना मन गलत कहानियां। आपने डेटा नहीं लिया, आपने आपसे बस कोई डेटा फिट की कोई कहानी आपने बनाई और बस आपने कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? मिसकंडक्ट। क्योंकि आपकी जो डेटा है ना वो फैक्ट के ऊपर हो, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्ट के ऊपर हो, आपने आपसे कोई बात उसमें एंडोर्स करना, ठीक है, अपनी कहानी उसमें एंडोर्स करना। दूसरा क्या है? फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? मैनिपुलेट द डेटा। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, खुद से आप उसमें कुछ बता रहे हो, खुद से आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, खुद से आप कोई चीज को रिमूव कर रहे हो। तीसरा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेजरिज्म। ये बहुत ज्यादा होते हैं। प्लेजरिज्म आप कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन सिंपल चीज ये है ना प्लेजरिज्म कि आप किसी और की आइडिया को कोट करते हो अपने आइडिया के साथ विदाउट गिविंग क्रेडिट टू देम। अगर आप उसको क्रेडिट देंगे देन इट्स ओके। फॉर एग्जांपल जो आज हम नोट्स पढ़ाएंगे और ये जिसकी नोट्स है और एंड में जो हम रेफरेंसेस देंगे और एंड में हम कहेंगे कि ये नोट्स हमने उससे ली है, तो फिर ओके, फिर उसमें प्लेजरिज्म नहीं आएंगे। ठीक है? लेकिन अगर आप किसी और आइडिया को अपने आइडिया के साथ, मतलब आप किसी और आइडिया को लेकर अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हो और आप उसको क्रेडिट नहीं लेते। प्लेजरिज्म का मतलब है ना चोरी करना। ठीक है? किसी चीज को चोरी करना, और इसकी सजा आम चोर से ज्यादा है। पता है? आपकी जो डिग्री है उसको कैंसिल की जा सकते हैं, परमानेंटली आपके पाबंदी लग सकती है कि आप एजुकेशन को नहीं करोगे, और आपके ऊपर जो है कैद की सजा भी वो लगा देते हैं। मतलब इसकी सजा बहुत ज्यादा है प्लेजरिज्म। ठीक है? प्लेजरिज्म अगर आप एआई से अगर आप कोई चीज लिखवाओगे सो दिस इज प्लेजरिज्म। ठीक है? किसी और रिसर्च के मतलब उसको अपने नाम के साथ उसको पब्लिश करवाओगे, प्लेजरिज्म। ये सारे आ जाते हैं किस चीज में? प्लेजरिज्म के ऊपर। सिंपल। हाँ, अगर आप किसी की इमेज भी लेते हो विदाउट क्रेडिटिंग, ये क्या है? प्लेजरिज्म है। कोई टेक्स्ट लेते हो, प्लेजरिज्म है। कोई आइडिया लेते हो, प्लेजरिज्म है। हर वो चीज जो किसी और के आप ले लेते हो और आप उसको क्रेडिट नहीं देते, उसको क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है
जो प्लेजरिज्म में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉड इज वन, ठीक है, कुत्ते जो है वो भौंकते हैं, सन जो है वो, या यूनिवर्सल ट्रूथ जो है या कॉमन फैक्ट, ये प्लेजरिज्म में नहीं आती, ठीक है, कि किसने कहा था कि गॉड इज वन, आप उसको कोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पे गरूब होते हैं, उसके कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 मौसमें होते हैं, उसकी कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 16-8 मौसमें बताओगे सो देन यू विल गिव द क्रेडिट, सही है। तो मतलब ये है कि जो कॉमन फैक्ट हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें प्लेजरिज्म नहीं होते, उसको कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती, सही है। बाकी है 4 नंबर पे क्या है, डू नॉट पब्लिश। आपने एक स्टडी की लेकिन उस स्टडी को आपने पब्लिश नहीं की, ये भी मिसकंडक्ट में आते हैं, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। आपके पास एक अमानत था, आपके पास एक इंफॉर्मेशन थी, आपने किसी को नहीं पहुंचाई, तो ये भी मिसकंडक्ट में आते हैं, सही है। आपने एक रिसर्च की एक वैक्सीन के ऊपर और उस वैक्सीन से आपको पता चला कि उसकी ये बेनिफिट है या इसके ये डिसएडवांटेज है या इसके हार्म है, और आपने उसको पब्लिश नहीं की, तो ये भी मिसकंडक्ट में आते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो ये एक ओवरव्यू था जो हमने कर ली। अब हम स्लाइड को स्लाइडली और जल्दी जल्दी हम उसको रीड करेंगे। इफ वी हैव मिस्ड एनी important point, so we are trying to cover. If you have any question, tell now so you can ask. Is there any question? नहीं है? Okay, thank you so much for listening me and watching me.